गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 2 और हम कर रहे थे हिंदी ग्रामर, कंप्लीट हिंदी ग्रामर। ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण का रिवीजन हमारा टारगेट है। हम 2 या 3 दिनों में कंप्लीट हिंदी को रिवाइज कर देंगे। कल की क्लास में हमने हिंदी के 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था और 4 में क्या क्या था। एक तो हमने लिंक किया था, एक वचन, वर्णमाला और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। आज हम 4 या 5 टॉपिक को आज फिर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है शब्द विचार। रचना के आधार पर अगर हम देखें तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं संधि या समास में नहीं तोड़ सकते जिनको, जैसे जल, नर, नारी और पत्ता। यौगिक होते हैं 2 रूढ़ शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बना देते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक। जैसे जल प्लस धारा, जल धारा। नील प्लस कमल, ये बन जाते हैं नील कमल। तो ऐसे इनको हम संधि समास नहीं बल्कि यौगिक ही कहेंगे। योग रूढ़ बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सभी योग रूढ़ होंगे। जैसे नाकपति, कनफटा, चंद्रशेखर। चंद्र है जिसके शेखर पर, शेखर का मतलब होता है सिर, और इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। नागपति बोलते हैं इंद्र को, कनफटा ये बोलते हैं भगवान विष्णु को। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देशज शब्द। देशज जो क्षेत्रीय भाषा में शब्द यूज होते हैं, जैसे लोटा, लोटिया या और कुछ शब्द जो एक विशेष क्षेत्र में ही यूज होते हैं। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं और उनको हम यूज करते हैं। तत्सम, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। और तद्भव जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में यूज होने लगे हैं, उनका थोड़ा रूप परिवर्तित हो गया है, उसको बोलते हैं तद्भव। संकर 2 या 2 से अधिक भाषाओं के जब शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं संकर शब्द। तो ये 5 प्रकार के शब्द आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ सहित हो, जैसे रोटी। निरर्थक दिल, विल, प्यार, व्यार, रोटी, वोटी। जैसे दिल है, दिल का तो अर्थ है लेकिन विल का कोई अर्थ नहीं है। प्यार, व्यार, व्यार का कोई अर्थ नहीं है। रोटी, वोटी, वोटी का क्या तुमने रोटी वोटी खा ली, खाना वाना खा लिया तुमने, तो खाना वाना। खाना का तो अर्थ है लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा अर्थक, सार्थक और निरर्थक। फिर आगे आता है विकार के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयान्वयी बोधक। विकारी का मतलब होता है कि इनका यूज करने से शब्द में विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अविकारी से अगर हम इनका यूज करते हैं तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। और भाषा के 3 भाग होते हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। हमने वर्ण को अच्छे से पढ़ लिया कल की क्लास में। आज हम देखेंगे शब्द, शब्दों के बारे में कि शब्द कैसे बनते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि को हम देखेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोटा, गडुआ, गडवी, पगड़ी, मुकुटी या मुकुट। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो बाहरी देशों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द जैसे कार्ड, बोर्ड, टिकट, लाइब्रेरी, चॉकलेट, डिप्टी। फारसी शब्द जो फारस क्षेत्र से हमारी भाषा में यूज हो रहे हैं, लगभग 3500 शब्द हैं जिनका हिंदी में यूज होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे नामर्द, नाजायज, होश, जुबान, हमेशा, कमज़ोर, तमचा और गिरहो, हम उम्र, हरगिज़, खाकी, होशियार, खामोशी,
खुराक, दवा, गर्म, ताज़ा, पुल, और एक होता है मज़ा, नापसंद, मजदूरी, गवाह, शादी, सरकार और गिरफ्तार। तो ये कुछ शब्द हैं जो फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द जैसे दुकान, जलेबी, वकील, ये अरबी और फारसी दोनों में ही कंसिडर कर लिए जाते हैं। इसलिए जब इनमें से हमारे सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वहाँ पर अरबी होगी या फिर फारसी भाषा दी हुई होगी। तो अरबी शब्द है जैसे आशिक, मलुक, इंसान, इजाज़त, इजहार, जिस्म, इत्र, इंतज़ार, एतबार, ऐनक, गुलाब, लिफाफा, सितार, मौसम, जादू, जौहरी, किस्त, किस्मत, कमर, औकात, हमला, कफन, अदालत, मुकदमा, हाजिर, मुआवजा, मुलजिम, हुलिया और लाइलाज। तो ये कुछ शब्द हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं। हम यहाँ पर इनका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के अंदर हमको जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना होता है, इसलिए हम सब कुछ कवर करते हुए फास्ट फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तुर्की या तर्किश वर्ड ये होते हैं जैसे बारूद, बीबी, लाश, कुर्ता, चम्मच, तोप और ताश। पुर्तगाली शब्द हैं जैसे गमला, बाल्टी, बोतल, तौलिया, साबुन, कमीज, पतलून, अलमारी, कमरा, आलू, गोभी, फीते, जो जूतों में बांधते हैं हम फीते, संतरा, पपीता, और एक है मेज, मेज और काजू, काजू जिनको हम सर्दियों में खाते हैं वो काजू। संकर शब्द दो भाषाओं से जो शब्द बने होते हैं उनको बोलते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल है यहाँ पर पटरी के लिए यूज होने वाला शब्द अंग्रेजी का, और गाड़ी हिंदी का शब्द है, और रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये एक संकर शब्द है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मेल यहाँ पर हुआ है। बचत बैंक, बचत हिंदी का शब्द है और बैंक इंग्लिश का, तो बचत बैंक हो जाएगा। जेल खाना, जेल है इंग्लिश का शब्द और खाना है फारसी का शब्द, और जेल खाना ये हो गया हमारा संकर शब्द। नेक्स्ट है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं? जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से जब तद्भव शब्द बन जाता है जिसको हिंदी में हम यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे ये है अग्नि, अग्नि से बन गया आग, तो अग्नि बनने से पहले ये डायरेक्ट आग नहीं बना होगा बल्कि पहले अग्नि या और कुछ बना होगा, जो बीच में बना हुआ है उसको ही बोलते हैं हम अर्ध तत्सम शब्द। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में यूज होते हैं और इनकी पहचान क्या है? अक्षय, त्रय, ज्य और श्रय, यानी कि ऊपर रय हमको दिखेगा, और तद्भव की पहचान क्या है? चंद्र बिंदु लगेगा, अडय और ढ ये हमको लास्ट में दिखेंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव की पहचान हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे अज्ञान, अज्ञान से बन जाएगा अजान, अग्निनिष्ठका से बन जाएगा अंगीठी, जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु है। अश्रु, श्रय आ गया, अश्रु से बन जाएगा आंसू, चंद्र बिंदु आ गया। अन्न, अन्न से बन गया अनाज, एकल से बन गया अकेला, अट्टालिका से बन गया अटारी, अक्षोट से बन गया अखरोट, अनुत्थ, अनुत्थ से बन गया अनूठा। अर्पण, अर्पण से बन गया अर्पण। ऊपर वाला रै की पहचान है तत्सम और नीचे रै की पहचान है तद्भव। आशीष, आशीष से बन गया आशीष, अक्षर से बन गया आखर। अदरक, अदरक से बन गया अदरक, अनारिया से बन गया अनाड़ी। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण से बन गया आमचूर, अक्षवाट से बन गया अखाड़ा, यवनिका से बन गया अजवाइन, अजवाइन यवनिका को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है आम्र, आम्र से बन गया आम, आमलक से बन गया आंवला, अमलिका से बन गया इमली, उद्गलन से बन गया उगलना, उलूक से बन गया उल्लू, कैवत से बन गया केवट, और कृषक से बन गया किसान, कपाट से बन गया दरवाजा या किवाड़ भी हम इसको बोल देते हैं। अक्सी, अक्सी से बन गया आंख, अंतर से बन गया आंत, और इक्षु से बन गया ईख, एक्के से बन गया एकता, उष्ट्र से बन गया ऊंट, कुंभकार से बन गया कुम्हार, कुक्षी से बन गया कोख, कार्य से बन गया कारज। फिर है क्षीर, अक्षीर से बन गया खीर, क्षेत्र से बन गया खेत, खरजूर से बन गया खजूर, और खटवा से बन गया खाट, गोम्य से बन गया गोबर, गोधुम से बन गया गेहूं, कंदूक से बन गया गेंद,
गर्दभ से बन गया गधा, घट से बन गया घड़ा और घोटक से बन गया घोड़ा, छिद्र से बन गया छेद, योगी से बन गया जोगी। नेक्स्ट है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत से बन गया जनेऊ, धूत धूत से बन गया जुआ, धात्री से बन गया दाई, द्विपट द्विपट से बन गया दुपट्टा और निम्बक निम्बक से बन गया नींबू, पंक्ति से बन गया पात, पुष्कर से बन गया पोखर, पयंक से बन गया पलंग और वत्तिक से बन गया बूटी बूटी जो जड़ी बूटी होती है वो। जृंभिका जृंभिका से बन गया जम्हाई और तिथिवार से बन गया त्योहार, द्विवर द्विवर से बन गया देवर, धरित्री से बन गया धरती, नारिकेल से बन गया नारियल, वृक्ष से बन गया परख, पिपाशा से बन गया प्यासा, बिल्व बिल्व से बन गया बेल और वृश्चिके से बन गया बिच्छू। भगीनी भगीनी से बन गया बहन, भल्लुक से बन गया भालू, भागिने से बन गया भांचा, मृत्तिका से बन गई मिट्टी, लगूड़ से बन गया लकड़ी, डंडा या सोटा, श्रृंग श्रृंग से बन गया सिंह, श्रावण से बन गया सावन और श्रृंगार से बन गया सिंगार। भित्ति भित्ति बोलते हैं भीत या दीवार को। बुभुक्षा बुभुक्षा से बन गया भूख, मक्षिका से बन गया मक्खी, अरिष्ट से बन गया रीठा और लोमस से बन गया लोमड़ी, सलाका से बन गया सलाई, सबशूर से बन गया ससुर और सरस सर्प सर्प से बन गया सरसों। सयाल से बन गया साला और होलिका से बन गई होली और सबश्री से बन गई सास। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द विचार है वो चैप्टर हुआ कंप्लीट है। अब हम देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है, संज्ञा को बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको जिस किसी का भी हमको नाम पता हो, जिस किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम का बोध कराए उसे हम बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी है जिया, सम प्लस जिया से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है सबका नाम। इसके दो महत्वपूर्ण भेद होते हैं, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। वास्तव में जो हमको दिखे उसको बोलते हैं यथार्थवाचक और जो ना दिखे केवल हम उसको फील कर सके वो होती है भाववाचक। और जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है उसके आगे 4 प्रकार होते हैं। उससे पहले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं संज्ञा। और यथार्थवाचक संज्ञा के 4 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम प्राचीन हिंदी की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक क्या थी हमारी समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक है भाववाचक संज्ञा। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा है उसके 3 ही भेद माने गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक को रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक वचन और दृश्य होती है। एक वचन हमेशा एक ही होती है, जैसे दुनिया में एंटिक पीस बोलते हैं जिसको, यूनिक बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही होती है। जैसे हमने बात की ताजमहल, ताजमहल की नकल तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन ताजमहल तो एक ही है जो आगरा के अंदर है, तो ताजमहल हो गया। किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी शहर का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पर्वत का नाम, जो स्पेशल हो जाता है वही होता है पूरी दुनिया में, वो एक ही होता है। बाकी उसकी कॉपी हो सकती हैं लेकिन ओरिजिनल वही होता है, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस जैसा दुनिया में कोई ना हो, जैसे NH7, NH7 सड़क तो बहुत हो सकती है लेकिन NH7 तो एक ही है। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही थे, एक ही व्यक्ति थे। उन जैसा और कोई, जैसे और कोई उनके गुणों के हिसाब से तो बन सकता है लेकिन वही पंडित जवाहरलाल नेहरू वो नहीं बन सकता। लाल बहादुर शास्त्री किसी व्यक्ति का नाम है, महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली दिल्ली एक शहर का नाम है। अगर हम बात करें शहर, शहर में तो बहुत सारे शहर आ जाएंगे लेकिन दिल्ली की बात है तो स्पेशल दिल्ली की बात होगी। ताजमहल, हिमालय, हिमालय एक पर्वत है, अरब सागर, यहाँ पर सागर सागर की तो बात हुई है लेकिन अरब सागर, अरब सागर जो हमारे गुजरात के पास है अरब सागर, उसकी बात यहाँ पर हुई है। फिर जातिवाचक संज्ञा बहुवचन हो सकती है और दृश्य, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसके जैसे और भी होते हैं। जैसे हमने बात की लड़का, लड़का लड़का तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, जैसे लड़कों में नाम है रमन,
या और कोई नाम ले लेते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे रमन ही ले लेते हैं। रमन रमन तो एक स्पेसिफिक नाम हो गया, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वह एक लड़का है। लड़का लड़का कौन है? लड़के तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो जिसके जैसे और होते हैं वो होती है जातिवाचक संज्ञा लड़का। पर्वत पर्वत भी बहुत है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, और बहुत पर्वत है, नंगा पर्वत हो गया, और नामचा पर्वत पर्वत हो गया। तो ये कुत्ता कुत्ता भी कुत्ते के जैसे भी अनेक कुत्ते होते हैं। अगर हमने कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी तो एक ही होगा क्योंकि हमने उसका नाम रख दिया है। लेकिन अगर बात करें कुत्ता की, कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं एक जैसे, जिसके जैसे और हों, उसको बोलते हैं जातिवाचक। नदी नदी भी बहुत होती है, पुस्तक भी, सड़क, नगर, गांव, ठग ठग भी बहुत होते हैं, मंत्री मंत्री भी बहुत होते हैं। अगर बात करें काली गाय, काली गाय ये व्यक्तिवाचक नहीं है बल्कि ये है जातिवाचक। काली गाय भी बहुत सारी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही काली गाय हो पूरी दुनिया में। तो काली गाय भी जातिवाचक संज्ञा होगा। लंगड़े आम जैसे बहुत सारे लंगड़े आम हैं। ये नहीं कि बस एक ही पवित्र फल है लंगड़ा आम, और इसके जैसा और कोई है ही नहीं, बल्कि उसके जैसे भी और हैं। तो लंगड़ा आम, काली गाय, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा, जो एक वचन होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, जैसे आत्मा हो गई, जिसको हम प्लेट में परोस नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें, हमको 2 किलो गृहणा दे दो, तो ना तो उसको हम माप सकते, ना उसको देख सकते, ना उसको छू सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे निराशा हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई। प्यास को हम महसूस कर सकते हैं, बस देख नहीं सकते कि प्यास होती कैसी है। क्रोध है, गुस्सा हो गया, ईमानदारी हो गई, बुराई हो गई, मोहब्बत, ऊंचाई, सिलाई, अच्छाई और यात्रा। यात्रा भी हम करते हैं, यात्रा भी एक भाव ही होता है। जैसे अगर बोल दिया यात्रा करना तो एक क्रिया हो गई, लेकिन यात्रा यात्रा हो गया हमारा एक भाव। और एक और नोट लगाकर बात ध्यान रखने की, भाववाचक संज्ञा का जब हम बहुवचन बनाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अच्छा से बन गया अच्छाइयाँ, अच्छाई से बन गया अच्छाइयाँ, और यात्रा से बन गया यात्राएं। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। फिर आ गया समूहवाचक संज्ञा, जिनकी गिनती हो सके, जिसको हम गिन सकें। जैसे कक्षा हो गई, कक्षा के अंदर हम छात्रों को गिन सकते हैं, छात्रों की संख्या हो गई। या कक्षा को भी हम गिन सकते हैं कि एक स्कूल में जैसे 12 क्लास तक विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उसमें 12 कक्षाएं हैं। भीड़ भीड़ को भी अगर हम एक एक करके गिने तो गिन सकते हैं भीड़ को। सेना सेना होती है, पुलिस होती है, उनकी एक टुकड़ी होती है, सैन्य टुकड़ी, तो उसमें भी व्यक्ति एक फिक्स होते हैं, उनको भी हम गिन सकते हैं। फिर अदृश्यवाचक, जिनकी गिनती ना हो, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा, पित्तल, ऊन, कपड़ा। जो मटेरियल नाउन होते हैं, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे सोना हो गया, सोने को हम नहीं गिन सकते। सोने को हम माप सकते हैं कि मुझे 1 ग्राम सोना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 1 तोला चाहिए या 2 तोले। तो ऐसे हम इनको माप सकते हैं, लेकिन इनकी गिनती नहीं कर सकते कि हमको 1 सोना दो या 2 सोना दो। फिर आगे आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है विशेषण से। विशेषण से जैसे ऊंचा, ऊंचा से बन गया ऊंचाई, नीचा से बन गया नीचाई। सर्वनाम से, सर्वनाम क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। यह, वह, निज, वह। और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक। तो सार्वनामिक तो विशेषण होता है, लेकिन हम सर्वनाम को भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सर्वनाम से जैसे निज, निज से बन गया निजता, अहम, अहम, अहम से बन गया अहंकार। क्रिया से भी बनता है क्रिया, जिससे हमें किसी काम का होने का पता चले। जैसे उड़ना, उड़ना से बन गया उड़ान, हंसना से बन गया हंसी, दौड़ना से बन गया दौड़, और छोड़ना से बन गया छूट। जातिवाचक संज्ञा से जैसे लड़का, लड़का से बन गया लड़कपन, चिकित्सक, चिकित्सक से बन गया चिकित्सा, भाई से बन गया भाईचारा, नेता से बन गया नेतृत्व, हिंदू से बन गया हिंदुत्व। अव्यय, अव्यय वे होते हैं जो लिंग, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते। अगर हम लिंग, काल, कारक आदि को बदल दें तब भी उस शब्द पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो होता है अव्यय। जैसे धिक, धिक से बन गया धिक्कार, तेज से बन गया तेजी, दूर से बन गया दूरी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्वनाम। तो यहाँ पर संधि जो संज्ञा है वो होता है हमारा कंप्लीट। तो संज्ञा में क्या क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।
अब है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम संज्ञा पदों के स्थान पर इसका इस्तेमाल होता है और वाक्य को सुंदर बनाने में यूज होता है और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के हेतु यूज होता है। जैसे अगर हमें महात्मा गांधी पर एक प्रस्ताव लिखना पड़ जाए। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका जन्म महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। अगर हम बार बार महात्मा गांधी का यूज करेंगे तो महात्मा गांधी को एक तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पेन की स्याही भी ज़्यादा लगेगी, और बार बार हम जब महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी को रिपीट करेंगे तो हमको थोड़ा भद्दा लगेगा। पुनरावृत्ति को रोकने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे, उनका जन्म, तो उनका जो हमने महात्मा गांधी के स्थान पर उनका शब्द लगाया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वनाम। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए और पुनरावृत्ति को रोकने हेतु ये प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश जा रहा है, अगर हमको बार बार रमेश की बात करनी है तो वह जा रहा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। अगर हम बात करें सर्वनाम शब्द, तो कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है 11। जैसे मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ कौन क्या। जैसे मेरा मुझको हमारा हमको, ऐसे भी आगे बन जाते हैं शब्द। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इसमें पहला होता है प्रथम या उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और फिर होता है अन्य पुरुष। प्रथम या उत्तम पुरुष जो होता है कहने वाला, जो बात को कहता है, जिसमें होता है मैं हम और कारक विभक्ति आ जाती है, तो ये होता है मैं और हम। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, आप तुम या तू, और अदर में होता है ही शी इट दे, यह वह ये वे वो। तो इस प्रकार हम इनको रिलेट कर सकते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है। जैसे क्लास है, क्लास में टीचर है, तो टीचर कह रहा है तो हो जाएगा प्रथम या उत्तम पुरुष, और जो स्टूडेंट है वो सुन रहे हैं तो हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जैसे एक टीचर एक कमरे के अंदर पढ़ा रहा है बच्चों को और बाहर की क्लास के बारे में बातचीत कर रहा है कि वो क्लास अच्छे से नहीं पढ़ रही, तो जिस क्लास के बारे में बातचीत हो रही है वो हो जाएंगे अन्य पुरुष। जैसे ये वे, यह वह, वो आदि। और जैसे तुम है, तुम, तू, इस इनका यूज हम, जैसे तू का यूज हम अपने से कम उम्र का अगर कोई सिंगल व्यक्ति है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तुम शब्द का यूज कर सकते हैं जब कोई हमसे उम्र में छोटा हो और वो बहुत सारी संख्या में ज़्यादा हो तब। और आप, अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो हम आप कहकर ही संबोधित उसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है यह वह ये वे। तो इसमें निश्चयवाचक और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चयवाचक में क्या होता है? जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या हो गया? सर्वनाम, और मेरी, मेरी भी हो गया यहाँ पर सर्वनाम। अगर दो सर्वनाम एक साथ आए, सर्वनाम सर्वनाम एक दूसरे का पड़ोसी हो, तो वहां पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और लेकिन एक शब्द यहाँ पर है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर पुस्तक और मेरी पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है यह और मेरी। एक सर्वनाम यहाँ पर है और सर्वनाम के साथ आ गया संज्ञा। अगर सर्वनाम के साथ संज्ञा आ जाए तो उसको बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। यानी कि एक संज्ञा और बाद में सर्वनाम आ जाए तो उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। फिर आगे आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसमें हमें किसी निश्चित शब्द का बोध ना हो। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ी है, दरवाजे पर कौन खड़ी है? कोई खड़ी है, लेकिन कौन खड़ी है ये नहीं पता, इसलिए हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कुछ खाने को दो, क्या दूं खाने को? अगर क्या का उत्तर नहीं मिल पाता तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिसमें हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कोई खड़ी है, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कौन है, तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया। फिर आगे आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो सो, जितना उतना, जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसा रिलेशन दिखाया गया, संबंध दिखाया गया, तो उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम खुद ही, स्वयं, स्वतः, आप ही।
मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा, तो वो है निजवाचक सर्वनाम। और एक है नोट लगाकर बात ध्यान रखने की, आप आइए। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करें आप आइए, आप ही आना, जैसे हम निमंत्रण देने जाते हैं किसी के घर, तो हम बोलते हैं कि आपको ही आना पड़ेगा, आप ही आना। तो अगर हम आदर के रूप में किसी को बुलाते हैं, तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ना कि निजवाचक। तो आप, खुद, सब, तह, ये निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं, लेकिन आदर के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम भी कंप्लीट है। संज्ञा, जितने भी नाम होते हैं वो सारे होते हैं संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम के 6 टाइप हमने देख लिए और उनकी संख्या होती है टोटल 11। अब है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं विशेषण। विशेष्य की विशेषता इसमें बताता है जिसके बारे में बात हो। जैसे यहाँ पर नीली आंखें, नीली, नीली क्या हो गई? विशेषण। आंखें क्या हो गई? संज्ञा या विशेष्य। संज्ञा या विशेष्य हम इसको बोलेंगे। वह सुंदर है, वह हो गया सर्वनाम, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। जैसे निरोगी काया, निरोगी में हो गया विशेषण निरोगी, और काया होगी संज्ञा। जैसे काली मिर्च, राम चालाक है, राम यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा, और चालाक क्या हो गई? उसकी विशेषता या विशेषण। राम बहुत चालाक है, जैसे राम बहुत चालाक है, ये आ गया हमारे सामने। राम हो गई संज्ञा और चालाक हो गया विशेषण। और ये बहुत क्या है? बहुत क्या है? ये विशेषण को भी थोड़ा और विशेष बना रहा है, इसकी भी विशेषता बता रहा है कि कितना चालाक, बहुत चालाक। तो इसको हम बोलते हैं पर विशेषण। तो पर विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। सुनीता बहुत तेज चलती है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? तो संज्ञा है सुनीता, और विशेषण इसका कुछ भी नहीं है। बहुत तेज चलती है, अगर होता सुनीता बहुत सुंदर है, तो सुनीता की विशेषता हो जाती बहुत सुंदर। बहुत यहाँ पर हो जाता पर विशेषण, और सुंदर हो जाता विशेषण। लेकिन यहाँ पर बहुत तेज चलती है, तो चलने की विशेषता है, और चलना क्या है? चलना एक क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। तो इसको हम बोल देंगे क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रही है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तो होते हैं 2 भेद। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण विशेष्य और विशेषण भी इसको बोलते हैं, विशेष्य से पहले आता है, और विधेय विशेषण विशेष्य के बाद आता है। जैसे गंजा सुनील, गंजा सुनील है, तो विशेषण पहले आएगा, और विशेष्य, विशेष्य से पहले। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर सुनील, सुनील की विशेषता बताई जाती है कि सुनील गंजा है, तो गंजा इसके विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष्य से जब पहले आ जाए तो उसको बोलते हैं हम उद्देश्य विशेषण। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या है? तो काला है। विधेय विशेषण जो विशेष्य के बाद विशेषण आए। जैसे व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति कौन है? संज्ञा या सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, या इसको हम विशेष्य बोल देते हैं, विशेष्य। और ईमानदार क्या हो गई? उसकी विशेषता या विशेषण हो गया। यह घोड़ा लाल है, घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य, और लाल क्या हो गया? उसका विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण होता है विशेष्य, और विशेषण इसको बोलते हैं अगर विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो वहाँ पर होता है उद्देश्य विशेषण, और विधेय विशेषण विशेष्य के बाद जब विशेषण को बताया जाता है तो उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। संरचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद मुख्य रूप से 4 भेद हैं, लेकिन अगर कुल भेद की बात करें तो कुल 5 प्रकार का होता है विशेषण। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण जिनकी गिनती हो सके। इसमें भी एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित के भी आगे 5 भेद होते हैं, इनको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अनिश्चित वाचक, अनिश्चित होते हैं जैसे कुछ, कोई, थोड़ा, बहुत, बीसों, अनेक, ये सभी होते हैं अनिश्चित। इनको भी हम देख लेते हैं संख्यावाचक को ही। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक 5 उपभेद होते हैं, जैसे गणनावाचक जिनको गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3। ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। जैसे आधी, पाव भर, तो अपूर्णांक बोधक ये होते हैं, लेकिन इनको हम गिन तो सकते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होते। पूर्ण क्या होता है? जैसे 1 2 3 5 10 ऐसे। कर्मबद्ध, कर्मबद्ध संख्यावाचक, कर्मबद्ध का मतलब होता है कर्म से लगे हुए, जैसे लाइन में पहला स्थान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे स्थान कर्मबद्ध। आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है पुनरावृत्ति,
आवर्ती संज्ञावाचक जैसे 2 गुना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, 5 गुना हो गया। ऐसे समुदायवाचक दोनों, तीनों, तो दोनों, तीनों, पांचों के 5 यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर समुदायवाचक हो जाएगा। प्रत्येक बोधक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक अलग अलग इंडिविजुअल की बात जहाँ पर की जाए उसको बोलते हैं प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट दूसरा पार्ट परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होता है माप तोल से संबंधित, जिनको हम नाप तोल सकते हैं। इसमें भी एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित जैसे 5 किलोग्राम काजू ले आना, और अनिश्चित वाचक बहुत सारी सब्जी, बहुत कम पानी, बहुत कम सब्जी आज हमारे घर पर है, बहुत कम कितनी। अगर कोई बड़ा घर है तो वहाँ पर अगर 4 किलो सब्जी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर है 3 किलो, 3 किलोग्राम ही सब्जी है, तो उनके लिए वो बहुत कम हो सकती है। क्या पता एक परिवार इस 3 किलो सब्जी को 3 दिनों तक खाता हो, तो उसके लिए तो इनाफ है, लेकिन बहुत कम कितनी कम, अनिश्चित यहाँ पर हो जाएगी, कोई निश्चित मात्रा यहाँ पर नहीं होगी। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम और संज्ञा जब एक दूसरे के आसपास हों। यह पेन मेरा है, यह पेन, यह क्या हो गया सर्वनाम, पेन हो गया संज्ञा, मेरा, मेरा भी हो गया सर्वनाम। अगर इन दोनों की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के आसपास हों तो उसको बोलते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। फिर आता है गुणवाचक। गुणवाचक जिसमें बाकी सब आ जाते हैं, सबसे विस्तृत यही है। जैसे गुण, गुण कोई अच्छी बात हो, दोष कोई कमी हो, जैसे लालच, बुराई इत्यादि। आकार, रंग, स्वाद, स्वाद कड़वा, मीठा, नमकीन इत्यादि। समय जैसे साप्ताहिक, मासिक। दशा जैसे यौवन, बुढ़ापा, स्पर्श इत्यादि। ये सभी आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। फिर है व्यक्तिवाचक विशेषण, जो 5वां है, जैसे जोधपुरी जूतियाँ। अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन आगे शामिल हो सकता है। तो जोधपुरी जूतियाँ, जैसे जोधपुर की जूतियाँ काफ़ी फेमस है, जैसे आगरा का पेट्ठा। तो ऐसे कुछ व्यक्तिवाचक विशेषण हो सकते हैं। फिर आगे आता है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से विशेषण हम कैसे बना सकते हैं, जैसे इतिहास, इतिहास में इक लगाने से क्या बन जाता है, ऐतिहासिक। उद्योग से बन जाता है औद्योगिक। गंगा से बन जाता है गंगे, गंगा का पुत्र। राधा से बन गया राधे, राधे का पुत्र। स्त्री से बन गया स्त्रैण, और क्षमा से हो गया क्षम्य। जो करेला कड़वा है, करेला क्या हो गया यहाँ पर संज्ञा, और कड़वा हो गया विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण का उदाहरण ये हो जाएगा यहाँ पर। विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम इंग्लिश के अंदर देखते हैं 3 डिग्री। सिंपल एक होता है, कंपैरेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये हम देखते हैं एडजेक्टिव में। तो मूल अवस्था होती है एक, उत्तर अवस्था, और एक होती है उत्तम अवस्था। जैसे रमेश अच्छा है, यहाँ पर हम रमेश की किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे, बल्कि एक साधारण वाक्य होता है, तो उसको बोलते हैं मूल अवस्था। फिर आता है उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में जब 2, 3, 4 में तुलना हो, जिनको हम गिन सकते हैं, उनमें 2, 4 लोगों में तुलना हो। तो राम श्याम से अच्छा है, गीता और बबीता ऋतु से अच्छी हैं। तो 2, 3, 4 के बीच तुलना है, तो इसको बोलते हैं उत्तरावस्था। फिर एक है उत्तमावस्था, जब तुलना सबसे हो। रमेश कक्षा में सबसे अच्छा है, तो सबसे तुलना हो गई, तो ये हो गई उत्तम अवस्था। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे यहाँ पर उच्च, उच्च का क्या बन गया, उच्चतर बन गया, उच्चतम बन गया। निम्न से बन गया निम्नतर और निम्नतम। और ऊंची से बन गया अधिक ऊंचाई और सबसे ऊंची, अधिक ऊंची और सबसे ऊंची। तो यहाँ पर हमारा जो विशेषण चैप्टर है वहाँ यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है वर्ब। जैसे इंग्लिश में वर्ब होती है, वर्ब की 3 फॉर्म भी होती हैं, वैसे ही हिंदी में होती है क्रिया। क्रिया कार्य का होना हमको बताती है, जैसे रोना, धोना। कोई रो रहा है उसको बताती है धोना, कोई धो रहा है उसको बताती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं धातु। धातु के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। मूल धातु जैसे पढ़, लिख, सो। और यौगिक धातु जैसे पढ़ा, लिखा, सोया। अगर मूल धातु में हम प्रत्यय को लगा देते हैं, अगर मूल धातु में हम प्रत्यय का यूज कर देते हैं तो वो बन जाती है यौगिक धातु। लेकिन मूल धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाते हैं, तो अगर मूल धातु में ना जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं हम क्रिया। जैसे जा प्लस ना जाना, रह प्लस ना रहना। मूल धातु प्लस ना, ये बन गया आना। मूल धातु में अगर ना जोड़े
तो बन जाती है क्रिया। अगर आना जोड़ें तो ये बन जाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हम वाना जोड़ें मूल धातु के अंदर तो बन जाती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे यहाँ पर है हंस। हंस एक मूल धातु है और अगर हमने इसमें जोड़ दिया ना तो ये बन गया हंसना। हंसना एक क्रिया है। अगर हंस में हमने जोड़ दिया आना, हंसाना, तो ये बन जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हमने हंस में वाना जोड़ दिया, हंसवाना, हंसवाना, किसी को हंसवाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ये बन जाएगी। अब हम देख लेते हैं क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भेद। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे उड़ना। अगर हम क्या लगाकर आंसर पूछे और हमको आंसर ना मिले तो हो जाएगी अकर्मक क्रिया, जैसे उड़ना। क्या उड़ना, हमको कुछ ही नहीं पता क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं। रोना, चलना, नाचना, जागना और हंसना। फिर ऐसा कर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, जैसे खाना। क्या खाना, क्या का उत्तर मिल सकता है हमको, रोटी खाना या और कुछ खाना, चिप्स, बर्गर या फिर जो पिज़्ज़ा। तो खाना, इसका आंसर हमको मिल सकता है क्या में। खेलना, क्या खेलना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट। क्या उड़ाना, उड़ाना एक होता है उड़ना। उड़ना से हमको नहीं पता चल सकता, लेकिन उड़ाना, क्या उड़ाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना या और कुछ उड़ाना, पतंग उड़ाना। तो ये होती है सकर्मक क्रिया। और सकर्मक में भी होती है एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, रोबिन ने बच्चों को पढ़ाया, तो इसमें एक हो गया रोबिन कर्ता, काम करने वाला, और पढ़ाया हो गई क्रिया और बीच में आ गया कर्म। यहाँ पर एक ही कर्म है तो ये हो जाएगा एक कर्मक। फिर द्विकर्मक, अक्की ने बच्चों को गणित पढ़ाया, तो अक्की क्या हो गई यहाँ पर कर्ता, और गणित और पढ़ाया, पढ़ाया क्या हो गई क्रिया। बच्चों यहाँ पर हो गया एक कर्म और गणित ये हो गया दो कर्म। यहाँ पर एक होगा सजीव कर्म और एक होता है निर्जीव कर्म, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और जो द्विकर्मक होती है या सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है, तो भूतकाल में ने सकर्मक की पहचान होती है। भूतकाल में हमारा वाक्य होगा और कर्ता के बाद ने कारक हमारा लगा होगा, तो वो होती है हमारी सकर्मक की पहचान। अब हम देख लेते हैं संरचना के एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले संयुक्त क्रिया। तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो, तो किया करो, तो ऐसे लगातार दो क्रिया आएंगी, इसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, वह खेलकर सो गया, तो यहाँ पर दो क्रिया होगी। एक पूर्वकालिक क्रिया है जो पहले हो चुकी होगी, फिर दूसरी क्रिया होगी। जैसे वह खेलकर सो गया, पहले वह खेला और फिर सो गया, तो इसको बोलते हैं हम पूर्वकालिक पद जो पहले हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे से जब हम कोई काम करवाते हैं, दूसरे से कोई काम करवाना, जैसे अध्यापक ने बच्चों से झाड़ू लगवाई, वाना वाई इत्यादि। जैसे किरण ने नौकर से भैंस को नहलवाया, तो ये है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों से जो बनती हैं, ई आना या आना लगाकर। जैसे बात से हो गया बतियाना, शर्म से हो गया शर्माना, लाल से हो गया लज्जाना या लज्जियाना, गाली से हो गया गरियाना, हाथ से हो गया हथियाना और लाठी से हो गया लठियाना। फिर पांचवा है सहायक क्रिया। राम खेल रहा है, जैसे खेल है मुख्य क्रिया और रहा है रहे हैं, ये हो गई इनकी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया होती है जो मेन मुख्य क्रिया के साथ जो हेल्प करती है, उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। कृदंत क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस कुछ शब्द जोड़ लेते हैं जब हम, जैसे चल कर, चलेगा, खाएगा, खाएगी, तो ऐसे कुछ शब्द जोड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं कृदंत क्रिया। फिर एक होती है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया जिसमें एक ही जाति की दो क्रियाओं का यूज किया जाता है, लगभग सेम ही होती हैं। जैसे उसने लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ और लड़ी, ये एक ही जाति के हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं सजातीय क्रिया। फिर एक होता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक में क्या होता है, शब्द हमारे रिपीट होते हैं, जैसे भिन्न भिनाना, खट खटाना, हिन हिनाना, बड़ बढ़ाना, तो ऐसे हमारे शब्द होते हैं रिपीट, जिसको बोलते हैं हम अनुकरणात्मक क्रिया।
तो यहाँ पर हमारा क्रिया जो चैप्टर है वो भी हो गया कंप्लीट। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। अगर हम प्रयोग या संरचना के आधार पर देखें तो लगभग 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की क्रिया हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे 10वां चैप्टर संधि। संधि क्या होता है? संधि होता है सम प्लस धी से मिलकर बना है और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन हो तो उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे अभी हमने शब्द विचार पहला चैप्टर किया था आज की क्लास में, जो हमारा वैसे तो 5वां चैप्टर था, लेकिन आज की क्लास में हमने किया फर्स्ट चैप्टर शब्द विचार। उसमें हमने रोड, यौगिक और योगारूढ़ को देखा था। यौगिक, यौगिक क्या शब्द होते थे? दो शब्द आपस में हमने जोड़ लिए, जैसे जल प्लस धारा, नील प्लस कमल। तो नील कमल हो गया था हमारा, नील प्लस कमल, नील कमल। तो अगर इन दोनों के बीच कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम उसको यौगिक ही बोलेंगे, संधि नहीं बोलेंगे। लेकिन संधि के लिए क्या जरूरी है? वर्णों के मेल से, दो वर्णों का मेल होगा और उनके बीच होगा परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब परिवर्तन ही होता है, और विकार उत्पन्न होने के बाद एक नया शब्द बनेगा और उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे यहाँ पर जल प्लस धारा, जल धारा, ये संधि नहीं बल्कि ये योग होगा, शब्दों का योग है, ना कि संधि। संधि क्या होगी? जैसे विद्या प्लस आल्य, जिसमें आ है और ये आ है, ये दोनों आ मिलकर एक आ में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे हो गया विद्यालय, तो विद्यालय ये हो, यहाँ पर है हमारी संधि। और संधि के अगर हम भेद देखें तो संधि के भेद होते हैं 3, लेकिन संधि का निर्माण ये 6 तरीके से हो सकता है, 6 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? जैसे एक होती है स्वर संधि, स्वर के बाद अगर स्वर आए और उनके मेल से परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। फिर आती है व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद स्वर आए या स्वर के बाद व्यंजन आए, तो 3 तरीके से ये बन सकती है, तो व्यंजन संधि। फिर है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए, तो 6 तरीके से। कैसे? स्वर के बाद स्वर आए एक तरीका हो गया, व्यंजन के बाद व्यंजन आए 2 तरीका, व्यंजन के बाद स्वर आए 3 तरीके, और स्वर के बाद व्यंजन आए 4 तरीके, विसर्ग के बाद स्वर आए 5 तरीके, और विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आए तो 6 तरीकों से हम संधि का निर्माण कर सकते हैं। अब हम अलग अलग देख लेते हैं। जैसे स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि, स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे संख्या में होते हैं 11। इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे ए आ, ई ऊ और री, ए आई और ओ औ। तो इसमें सबसे पहले हमारे दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्धि, फिर है यण और फिर है अयादि संधि। तो अपने ही ग्रुप में, जब हम अपने ही ग्रुप वाले शब्दों को जोड़ लेते हैं, वर्णों को जोड़ लेते हैं, जैसे ए प्लस ए तो अपना दीर्घ ग्रुप आ हो जाएगा, ई प्लस ई तो अपने दीर्घ ग्रुप ई हो जाएगी, और ऊ प्लस ऊ अपना दीर्घ ग्रुप ऊ हो जाएगा। गुण, गुण में क्या होगा? पहला और दूसरा ग्रुप आपस में मिलेगा। जैसे ए आ के बाद ई या ऊ या री आएगा तो एक मात्रा हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो एक मात्रा की पहचान होती है गुण संधि। अगर डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि, और ए और सी ग्रुप, ए ग्रुप और सी ग्रुप इन दोनों का मेल होगा। यण संधि में क्या होगा? जैसे इस ग्रुप के बाद ये सभी आ चुके, अब बी ग्रुप आएगा और बी ग्रुप के बाद आएंगे अन्य, अन्य यानी कि ए और सी, फिर आएगा सी ग्रुप, सी ग्रुप के बाद अन्य ए या बी हमारे आएंगे। जैसे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ी ई और ऊ ये होते हैं। जैसे शब्द प्लस अवली, ये बन गया शब्द प्लस अवली, शब्दावली। परमात्मा, परम प्लस आत्मा बन गया मरणासन, मरण प्लस आसन। अणह के अंदर, जब हमने वर्ण विच्छेद किया था, जैसे अगर हम इसका अब करें, मैं प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस अणह प्लस ए, तो लास्ट में क्या है? ए है, और ए के बाद आ गया आ, ए के बाद आ आए, ए के बाद ए आए, या आ के बाद आ आए, या आ के बाद ए आए, तो क्या होगा? इसका आ में परिवर्तित हो जाएगा, आ में बदल जाएगा, मरणासन ये हो जाएगा। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा को चाहने वाला, और विश्व में आदि, विश्व में प्लस आदि। फिर लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी, और मातृण, मातृ प्लस ऋण। तो ये हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर संधि के सभी उदाहरण। फिर गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि क्या होता है? गुण, गुण में हमारी एक मात्रा आ जाएगी। जैसे ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा। जैसे रमेश, रमा प्लस ई हो गया रमेश,
शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा हो गया शुभेच्छा। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर हो जाएगा महेश्वर। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा क्या हो जाएगा नवोढ़ा। मोहर्जा, महा प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा मोहर्जा। सप्त प्लस ऋषि क्या हो जाएगा सप्तर्षि हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, डबल आई की मात्रा यहाँ पर लगेगी। ए ग्रुप और सी ग्रुप मिलेंगे आपस में। जैसे ए के बाद ए आएगा तो आई हो जाएगा, ए के बाद ओ आ जाएगा तो औ हो जाएगा। जैसे एक प्लस एक ये हो जाएगा एक एक। महोज, महा प्लस ओज हो जाएगा महोज। महेश्वरिया, महा प्लस ऐश्वर्या हो जाएगा महेश्वरिया। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा दंतोष्ठ। और सदैव, सदा प्लस एव बन जाएगा सदैव। अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी ये यहाँ पर हो जाएगा अपवाद। नेक्स्ट है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि ई या ऊ का, ई का य ऊ का रै हो जाएगा ना, ई का य ऊ का वै और री का रै हो जाएगा यहाँ पर। जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक हो जाएगा प्रत्येक। अति प्लस अंत हो जाएगा अत्यंत। वधवागमन, वधु प्लस आगमन। अधेषणा, अधि प्लस एषणा। अन्वित, अनु प्लस इत। मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयादि संधि। अय, अय क्या होगा ए प्लस ए अय हो जाएगा। आई प्लस ए आय हो जाएगा अब। ओ प्लस ए अब और औ प्लस ए आव हो जाएगा। जैसे चे प्लस अन चयन, चई प्लस अक चायक। पो प्लस अन हो जाएगा पवन और पौ प्लस अन ये हो जाएगा पावन। पावक, पौ प्लस अक ये हो जाएगा पावक। तो यहाँ पर हमारी जो स्वर संधि है वो होती है कंप्लीट, क्योंकि जो इस संधि के 5 ही पार्ट हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, फिर क्या है दीर्घ के बाद गुण, फिर वृद्धि, फिर यण और फिर है अयादि स्वर संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 3 प्रकार से निर्मित की जा सकती है। व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या स्वर के बाद व्यंजन आ जाए। तय और दय का नियम, च छ आए तो आधा हो जाता है। यदि तय या दय के बाद च या छ आए तो आधा च, ज या झ आए तो आधा ज, ट या ठ आए तो आधा ट और ड या ड आए तो आधा ड हो जाएगा। जैसे उच्छेद, उत प्लस छेद। उच्चारण, उत प्लस चारण। पच्छेद, पत प्लस छेद। विपद प्लस जाल, विपद जाल हो जाएगा। तट्टिका, तत् प्लस टीका। वृहत टिक्का, वृहत प्लस टीका और उड्डयन, उत प्लस डयन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल कि जैसे पहला है जो हमारा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। पहला क्या है कै ग अंग, च ज ञ, ट ड ण, त द न, प ब और मैं। अगर हमारे सामने पहला आ जाए, वर्ण का पहला, जैसे वर्ग का पहला और सघोष आ जाए तो उसके बाद वो अपने ही वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वागीश, वाक प्लस ईश। शुभंत, सुप प्लस अंत। दिग्विजय, दिक प्लस विजय। अजंत, अजंत हो जाएगा अच प्लस अंत। वांगमय, वाक प्लस म्य। अगर पहले के बाद सघोष आ जाए यानी कि तीसरे चौथे पांचवें में से आ जाए तो वो अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। उन्नति, उत प्लस नति। तन्मय, तत् प्लस मय। नेक्स्ट है ध, ध, ध त प्लस है से मिलकर बनता है ध। जैसे सिद्धांत, सिद्ध प्लस हांत हो जाएगा। और पद्धति, पद प्लस हति। उदाहरण, उत प्लस हरण ये हो जाएगा। च छ का नियम, स्वर के बाद अगर छ है तो च छ चछ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर तय या द के बाद च तो तय या द आधे च में और स छ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे विच्छेद, वी प्लस छेद। कोई भी स्वर है बाद में छ है तो च छ में परिवर्तित हो जाएगा। अनु प्लस छेद। वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया। सच्छासन, सत प्लस शासन नहीं कर सकते क्योंकि शासन कोई वर्ड नहीं होता तो शासन करेंगे। यहाँ पर जैसे तत्शंकार, तत् प्लस शंकर। और सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र ये हो जाएगा सच्छास्त्र। नेक्स्ट है अनुस्वार का नियम। अनुस्वार का नियम क्या होगा, जैसे शंकर है सम प्लस कर हो जाएगा। संरक्षक, सम प्लस रक्षक। किंचित, किम प्लस चित। संजीवनी, सम प्लस जीवनी। संविधान, सम प्लस विधान। संधि, सम प्लस धी। और एक है यहाँ पर जैसे अहंकार, अहम प्लस कार।
षष्ठ षष्ठ को सथ में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे युधिष्ठर, युद्ध प्लस स्थिर, विष्ठा वी प्लस था, निष्ठा नि प्लस था, सन्निहित सन्निहित सम प्लस निहित, और सन्निहित सरोवर ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। किन्नर किम प्लस नर, सन्निवेश शम प्लस निवेश ये हो जाएगा। नेक्स्ट है परिष्कृति, परिष्कृति परि प्लस कृति, परिष्कार परि प्लस कार, परिणाम परि प्लस नाम, मह का अणय हो जाता है, विष्णु विष प्लस नु, रामायण राम प्लस अयन। नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। जैसे विसर्ग के बाद अगर घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मनोविकार, मन है प्लस विकार, यश है प्लस दा ये बन गया यशोदा, मन है प्लस दशा ये बन गया मनोदशा, पंचम है प्लस अध्याय ये बन गया पंचमोध्याय, मन है प्लस अनुकूल ये बन गया मनोनुकूल, तेज है प्लस असी ये बन गया तेजोसी। नेक्स्ट है निश्चय, निहि प्लस च ये बन गया निश्चय, निश्चल, निहि प्लस छल ये बन गया निश्चल, दुशासन दुहु प्लस शासन ये बन गया दुशासन। अगर ई उ के बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद च छ जय और श आ जाए तो आधा श हो जाएगा, जैसे दुस प्लस चित्र, दुहु प्लस चरित्र, तो च आ गया दुष्चरित्र, दुहु प्लस कर ये बन गया दुष्कर, दुहु प्लस पुत्र ये बन गया दुष्पुत्र, निहि प्लस पाप ये बन गया निष्पाप। अब है ई ऊ के बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद अगर रै आ जाए तो बड़ी ई या बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे निहि प्लस रोग निरोग, निहि प्लस रज नीरज, निहि प्लस रव ये बन गया नीरव। स्वर के बाद अगर विसर्ग हो और घोष वर्ण आए तो आधा रै परिवर्तित हो जाएगा या ऊपर वाले रै में, जैसे दुह प्लस गुण दुर्गुण, दुह प्लस जन दुर्जन, निहि प्लस अथक निरर्थक, दुह प्लस दशा दुर्दशा, पुनः प्लस निर्माण यह हो गया पुनर्निर्माण, धनुर्विद्या धनु प्लस विद्या। जैसे ये है निहि प्लस अथक, इसको हम गलत कर सकते हैं, हम जब मैंने किया था तो ये मैंने भी गलत कर दिया था, तो बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए हमको ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे यजुर्वेद, यजुहु प्लस वेद ये बन गया यजुर्वेद। अगर विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, विसर्ग ऐसे ही रहेगा, जैसे अंतःकरण, अंतः प्लस करण, प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, अधः फलित, अधः प्लस फलित। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये भी यौगिक होगा, ये संधि नहीं होगी, लेकिन ये विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के बाद कै ख पै फै आए तो विसर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा और ये भी संधि मानी जाएगी। तो यहाँ पर आज हमने संधि तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए हों तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये लास्ट में है 2, तो 9812213582, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हरियाणा जीके और हिंदी ग्रामर के नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, या हम एक और चैप्टर कर सकते हैं, देख लेते हैं कि ये चैप्टर कितने पेज का है, तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, 2-3 पेज का ही चैप्टर है। तो उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर नंबर 11 है, क्योंकि हमको अगले 2 दिनों में और हिंदी ग्रामर को कंप्लीट करना है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम तक रिवीजन नहीं हुआ तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि हमको कंप्लीट हिंदी ग्रामर ये यानी कि कंप्लीट मतलब कंप्लीट ही करनी है। तो 11वां चैप्टर है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं शब्दांश और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, जो शब्द के आगे लग जाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन या विकार उत्पन्न करते हैं तो उनको बोलते हैं उपसर्ग। और शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसका अर्थ होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, और ये शब्द से भी छोटे हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। और वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यय। तो शब्द निर्माण की मुख्य रूप से 4 विधियां: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि हम पढ़ चुके हैं, समास हम आगे पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे उपसर्ग होते हैं संस्कृत के उपसर्गों की संख्या
यह है 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 22 और विदेशी जो उपसर्ग है उनकी संख्या है 22। उपसर्ग को पहचानते कैसे हैं? सीधा सीधा दिखे, या फिर यण संधि के रूप में हो सकता है, या प्रत्यय के वृद्धि रूप में हो सकता है। जैसे अत्यल्प, अति प्लस अल्प हो जाएगा। अभिमन्यु, अभि प्लस उत्थान हो जाएगा अभिमन्यु, अभि प्लस मन्यु। और अभ्युत्थान, अभि प्लस उत्थान। पर्यटन, परि प्लस अटन, ये हो जाएगा। जैसे वैज्ञानिक है, विज्ञान प्लस इक, ये हो गया वैज्ञानिक। तो इक क्या हो गया यहाँ पर? प्रत्यय। और विज्ञान भी दो से मिलकर बना है, ज्ञान प्लस वी क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपसर्ग। जैसे नैदानिक है, नी प्लस दान प्लस इक, तो यहाँ पर नई नहीं बल्कि नी होगा। अन्वेषण, अनु प्लस ईषण। स्वच्छ में होगा सु, सौभाग्य में हो जाएगा सु प्लस भाग्य। बिन ब्याह में हो जाएगा बिन। 39 में हो जाएगा उन, दुगुना में होगा दू। वैधानिक में हो जाएगा वी प्लस धान प्लस इक। व्याप्त में हो जाएगा वी। और सौजन्य में हो जाएगा सु प्लस जन्य। संविधान में हो जाएगा सम। और निकम्मा में हो जाएगा नी। अब हम देख लेते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग हो गए हमारे कंप्लीट। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रत्यय। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ता है। तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है। कृतवाचक कृत प्रत्यय जिसमें कर्ता का बोध होता है और वो क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे आकू, पढ़ना से हो गया पढ़ना में आकू लगा दिया तो बन गया पढ़ाकू। हार, पालनहार, आकू से बन गया लेखक। जो लेखक पढ़ाकू पालनहार है ये कर्ता का बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा कृतवाचक कृत प्रत्यय। फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिसमें कर्म का बोध हो। कर्म का बोध जैसे ओना, बिछोना। बिछोना एक कर्म है, बिछोने पर लड़के को बैठाओ तो बिछोना हो जाएगा एक कर्म। कर्म का बोध यहाँ पर हो रहा है। फिर कर्णवाचक, कर्णवाचक के द्वारा, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। कर्ण, कर्ण जैसे कारक हम अभी देखेंगे आगे नेक्स्ट डे अगले दिन देखेंगे कारक क्या होते हैं। तो कर्ण, कर्ण क्या होता है? कर्ण के द्वारा, जैसे आ झूला, झूला के द्वारा ठेला। नी हो गया फूंकनी। अन्न से हो गया बेलन, बेलन के द्वारा हम रोटी को बेलते हैं। ढक्कन, ढक्कन से हम किसी चीज को ढक देते हैं। भाववाचक आवट, जैसे भाववाचक जिसको हम फील कर सकते हैं ओनली, टच नहीं कर सकते। जैसे आवट लगा दिया हमने थकावट। आवा लगा दिया पहनावा। आहट लगा दी हमने जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुराने से मुस्कुराहट। फिर है क्रियावाचक, क्रियावाचक जिसे हमने क्रिया के पीछे ता लगा दिया, ए लगा दिया या गी लगा दिया। जैसे चलता, चलता हो गया वर्तमान। चले, चले क्या हो गया भूतकाल। चलेगी ये हो जाएगा हमारा भविष्यत काल। फिर है हमारा तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। तो इसमें सबसे पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे ईया, ईया क्या हो गया बिचौलिया। कार क्या हो गया गीतकार। और एत क्या हो गया डकैत लठैत। जैसे डाकू से हो गया डकैत, लाठी से हो गया लठैत, गीत से हो गया गीतकार, बीच बीच वाला हो गया बिचौलिया। तो ये किसी क्रिया के साथ नहीं लगे और ये कर्ता का बोध करा रहे हैं। बिचौलिया बीच का काम कराने वाला, गीतकार गीत गाने वाला। तो जो कर्ता का बोध हो और क्रिया के साथ भी ना लगे। भाववाचक, भाववाचक होता है जैसे पन, बचपन, बच्चा से हो गया बचपन। तव से हो गया देव तव। आय से हो गया पंचायत, पंच प्लस आयत। जो पंच होते हैं, पंच हमको दिखते हैं लेकिन पंचायत नहीं दिखती, तो ये हो जाएगा भाववाचक। आहट जैसे कड़वाहट, कड़वा प्लस आहट हो जाएगा कड़वाहट। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक में जैसे ई टोकरी, थाल से बन गया थाली, रस्सा से बन गया रस्सी। ईया, बच्चा से बन गया बछिया, लोटा से बन गया लुटिया, खाट से बन गया खटिया। फिर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक जैसे संबंध को दिखाए, जैसे हाल, ननिहाल। एरा, एरा से जैसे फुफेरा, ममेरा इत्यादि। यहाँ पर संबंध को दिखाया जाता है। कर्मवाचक, कर्म, एक होता है कर्म जो वाक्य के अंदर कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं, और एक होता है कर्म, कर्म जिसको सीक्वेंस में लगाते हैं हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कर्म का मतलब होता है एक कर्म में लगाना। जैसे 8वां 9वां 10वां। जैसे एक लाइन है, यहाँ पर पहला बच्चा है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो कर्म क्या हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8वां। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक क्या होता है, संतान का बोध कराता है, जैसे संतान है उसका बोध कराए, जैसे राधा प्लस ए है राधे, राधे का पुत्र राधेय, कुंती प्लस ए है ये बन गया कुंतेय, यानी कि कुंती का पुत्र, गंगा प्लस ए है ये बन गया गंगेय। तो इस प्रकार जो संतान का बोध करवाए उसे बोलते हैं अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय इक, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, इला, इला से बन गया जैसे चमकना से हो गया चमकीला। तो इस प्रकार हम इनको रिलेट कर सकते हैं। अब हमारा एक चैप्टर और बच गया, इसको भी हम आज ही करेंगे। चैप्टर नंबर 12 काल। काल का मतलब क्या होता है, समय। जैसे क्रिया होती है, क्रिया हमको बताती है कि कोई काम कब हुआ, जैसे क्रिया हमको बताते हैं किसी काम का होना, कोई काम हुआ या नहीं। जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे कोई रो रहा है, कपड़े धो रहा है, तो हमको पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। लेकिन काल, काल बताता है कि क्रिया के होने का समय, क्रिया किस समय में हो रही है वो बताता है हमको काल या समय। काल के भेद होते हैं मुख्य रूप से 3 भेद, जैसे एक होता है भूतकाल, फिर एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्यत काल। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टेंस होते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो 3 ही टेंस होते हैं, 3 काल ये समय होते हैं। वैसे भी हिंदी में भी 3 ही काल होते हैं। भूतकाल जो बीत चुका, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्यत काल जो भविष्य में होगा। जैसे अब हम ये क्लास बना रहे हैं तो ये वर्तमान है, जो हमने कल क्लास बनाई थी वो है भूतकाल, जो हम कल को क्लास बनाएंगे या इस क्लास को अब हम अपलोड करेंगे, करेंगे की तो नहीं है और ना ही हमने काम शुरू किया है, तो वो हो जाएगा भविष्यत काल। चलिए इनको हम देख लेते हैं। जैसे भूतकाल, भूतकाल भी आगे 6 प्रकार का होता है। क्रिया के बीते समय में होने के बारे में जब हमको बताता है कि क्रिया हो चुकी है, बीत चुका है, कार्य किया हुआ, उसके बारे में जब हमको बताए तो उसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल भी आगे 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, क्रिया कब हुई हमको पता ही नहीं चल पाता। जैसे मोहन ने पढ़ा, मोहन घर गया, कब गया, वो घर तो जा चुका है लेकिन कब गया ये नहीं पता। तो क्रिया कब हुई ये पता ना चले तो वो होता है सामान्य भूतकाल। फिर होता है आसन्न भूतकाल, आसन्न, क्रिया अभी अभी निकट समय में हुई है, जैसे राधा अभी अभी गई है। जैसे अगर हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है, तो हमने एक वीडियो अभी अभी बनाई है, जस्ट अभी अभी, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। एक होता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, काम बहुत समय पहले हो चुका है, उसने पीएचडी की थी, काम तो हो चुका, बहुत पहले ही हो चुका है, तो इसे बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। फिर एक होता है अपूर्ण भूतकाल, बात पुरानी है लेकिन कंटिन्यू है, पूरी नहीं हुई। जैसे अकबर खेत में भैंस चरा रहा था, भैंस चरा रहा था, उसने ये नहीं कहा कि भैंस चरा चुका था, बल्कि चरा रहा था, पास्ट में था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। फिर एक होता है संदिग्ध भूतकाल, शक या संदेह हो, शायद तुमने उसे देखा होगा या सीधा रह गई होगी, तो ऐसा होता है। फिर एक होता है हेतु हेतुमत भूतकाल, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल होते, तो भूतकाल की कंडीशन, भूतकाल में काम हो चुका है और वहाँ पर भी कंडीशन है, अगर तुम मेहनत करते उस समय तो तुम सफल हो गए होते। तो ये होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो इस प्रकार भूतकाल के 6 महत्वपूर्ण भेद हैं, इनको दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कब हुई हमको पता ही नहीं, आसन्न भूतकाल, क्रिया जस्ट अभी अभी हुई है, पूर्ण भूतकाल, बहुत समय पहले काम बीत चुका है, अपूर्ण भूतकाल, बहुत पुरानी बात है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, संदिग्ध, जहाँ पर शक या संदेह हो, शायद तुमने उसे देखा होगा, हेतु हेतुमत, वहाँ पर कंडीशन है, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम आज सफल हो गए होते या तुम सफल हो गए होते। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल के भी यहाँ पर है 5 भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं यहाँ पर। जैसे क्या है, वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं को जो दर्शाए उसको बोलते हैं वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान, जैसे राम अखबार पढ़ता है तो ये हो गया सामान्य। अपूर्ण वर्तमान, राम अखबार पढ़ रहा है। अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, जिसमें काम पूरा नहीं हुआ था लेकिन पास्ट में। और अपूर्ण वर्तमान में क्या हो जाएगा, काम अभी भी चल रहा है, जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। फिर एक हो जाएगा संदिग्ध, संदिग्ध, शेर दहाड़ता होगा, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और दूसरे कमरे से हमको अगर ऐसा महसूस हुआ तो हम कह सकते हैं कि शेर दहाड़ रहा होगा, बाहर बस आई होगी, तो ऐसे संदिग्ध होता है। संभाव्य, राधा पढ़ रही होगी, जैसे कोई स्टूडेंट है और उनके एग्जाम पास पास आने वाले हैं तो हम सोचते हैं कि वो
पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी। तो राधा पढ़ रही होगी, तो ये हो गया संभाव्य वर्तमान। आज्ञार्थक राधा तू नाच, जिसमें हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं वर्तमान समय में, बसंती तुमको इन कुत्तों के सामने नाचना ही होगा, बसंती तू नाच, या राधा तू नाच। तो ये हो गया आज्ञार्थक वर्तमान काल। फिर भविष्यत काल। भविष्यत काल मुख्य रूप से 3 प्रकार का ही होता है। एक होता है सामान्य भविष्यत काल, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, तो पढ़ेगा फ्यूचर की बात है। संभाव्य, संभव है कल राम आए, जैसे ये ये लगा हो, लगता है कल वह चला जाएगा, कल चला जाए। तो ये होता है संभाव्य, जिसमें संभावना की बात हो। हेतु, हेतु मत भविष्यत काल, यदि मेहनत करोगे तो तुम सफल बनोगे। हेतु, हेतु मत भूतकाल में क्या था, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल होते। और हेतु, हेतु मत भविष्यत काल में, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल जरूर बनोगे। तो ये है हमारा आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो लगभग हमने 1 घंटे 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। लगभग 6 मिनट हो चुके हैं, तो 6 मिनट और 1 घंटे में हमने कंप्लीट कर दिया। और कल का चैप्टर होगा हमारा कारक, तो कारक से हम शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 20 चैप्टर तक इनको कंप्लीट कर दे, 20 या 22, और टोटल है हमारे 26 चैप्टर। तो 26 के 26 को हम 2 दिनों में रिवाइज जरूर से जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।